हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राइज विद जीत। पॉलिटी सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जजमेंट्स कवर किए थे एंड इस वीडियो में हम 75 ऐसे डायग्राम्स को कवर करेंगे जिनकी हेल्प से आप डायरेक्टली अपने आंसर में उन्हें यूज कर पाएंगे एंड बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों को बहुत सिंप्लीफाइड वे में डायग्राम्स के थ्रू क्विकली एंड मोर एफिशिएंटली शो कर पाएंगे। मैंने इस पूरे वीडियो को पॉलिटी के 8 जो कोर थीम्स है उनके बेस पर डिवाइड कर दिया है सो दैट हमारे माइंड में एक क्लियर इमेज बनती जाए कि किस पर्टिकुलर डायग्राम को हमें किस टॉपिक में यूज करना है। एंड अलॉन्ग विद दिस मैंने यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐड किए हैं उस पर्टिकुलर डायग्राम को लेकर जहां रिलीवेंट है सो दैट कि आप ये भी समझ पाए कि ये पर्टिकुलर डायग्राम को मुझे कैसे रियल एग्जाम सिनेरियो में क्वेश्चन आ सकता है एंड कैसे ये डायग्राम को अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली थीम है हमारी बेसिकली लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर के अंदर पार्लियामेंट कमिटीज, स्टेट लेजिस्लेचर ये सब आ जाता है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला डायग्राम रहेगा वो रहेगा बेसिकली मनी बिल से रिलेटेड। ठीक है, अब आपने बिल्स पढ़े हैं, आपने इसमें ऑर्डिनरी बिल पढ़ा होगा, ठीक है, मनी बिल पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पढ़ा होगा। एक तो चीज आ जाती है टाइप्स ऑफ बिल। ठीक है, गवर्नमेंट बिल होता है, प्राइवेट मेंबर बिल होता है, मनी बिल एंड नॉन मनी बिल। ठीक है, अब नॉन मनी बिल में आइदर वो ऑर्डिनरी बिल होगा या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होगा। तो अगर ओवरऑल टाइप्स ऑफ बिल क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, मनी बिल पर क्वेश्चन आता है और मनी बिल के लिए आप पर्टिकुलरली एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो मनी बिल क्या होता है, सबसे पहले तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, फिर उसका स्पीकर का सर्टिफिकेशन लगता है। स्पीकर का सर्टिफिकेशन लगने के बाद लोकसभा के अप्रूवल होने के बाद आप क्या शो कर सकते हैं कि वो राज्यसभा में गया। अब राज्यसभा के पास क्या ऑप्शन होगा, आइदर दे कैन बी साइलेंट फॉर मैक्सिमम 14 डेज। ठीक, एंड उसके बाद क्या होता है, मैक्सिमम 14 डेज के बाद वो प्रेसिडेंट को बाय डिफॉल्ट पास हो जाता है एंड प्रेसिडेंट के पास नो सस्पेंसिव वीटो यहां पर होती है एंड मनी बिल पे ना तो डेडलॉक होता है ना ज्वाइंट सेटिंग होती है। ठीक है, तो आप आर्टिकल 110 दैट इज मनी बिल को आप इस फ्लो चार्ट से बहुत सिंप्लीफाइड वे में पूरे प्रोसेस को दिखा सकते हैं। सिमिलरली आप ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में भी बना सकते हैं, ऑर्डिनरी बिल में भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में क्या होगा, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लिखा सीएबी। अब ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, तो कैन बी आइडर इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद क्या होगा, इसमें स्पेशल मेजोरिटी लगेगी तो ये लिख दिया एंड कोई भी ज्वाइंट सेटिंग नहीं होगी। और स्टेट का रेटिफिकेशन किस पर्टिकुलर टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में रिक्वायर्ड है तो आप फॉर सम लिख सकते हैं ब्रैकेट में। और लास्टली प्रेसिडेंट का एसेंट रिक्वायर होता है। ठीक है, देन हमारा सेकंड डायग्राम में बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टाइप के आए हुए हैं कि राज्यसभा की पावर एंड लोकसभा की पावर को कंपेयर करने बोल दिया है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ओवरऑल सब कुछ लिख दिया कि कब लोकसभा राज्यसभा से बड़ा है, कब स्पेशल पावर है राज्यसभा के पास, कब राज्यसभा एंड लोकसभा तीनों बराबर है। ठीक है, तो आप लोकसभा कब राज्यसभा से बड़ा है तो आप बता सकते हो मनी बिल का जो पास होता है वो लोकसभा में ही तो मनी बिल का हो गया। उसके बाद कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, उसके बाद इमरजेंसी रिलेटेड पावर्स हो गई। तो ये सब किसके पास सबसे ज्यादा है, लोकसभा के पास। फिर स्पेशल पावर राज्यसभा के पास कौन कौन सी है, तो 3 स्पेशल पावर है, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज एंड ऑथराइज पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें बेसिकली राज्यसभा ऑथराइज करती है पार्लियामेंट को कि आप कुछ पर्टिकुलर स्टेट के सब्जेक्ट को आप लॉ बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया, ये 3 स्पेशल पावर है राज्यसभा के ही पास है। और राज्यसभा एंड लोकसभा के पास इक्वल पावर किसके सब्जेक्ट्स में, तो बेसिकली आप अगर ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तब हो सकता है, या फिर इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल एंड लास्टली अप्रूवल फॉर ऑल टाइप ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा तीसरा डायग्राम है वो है पार्लियामेंट कमिटी से रिलेटेड। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन भी देखेंगे, व्हाई डू यू थिंक कमिटीज आर कंसीडर्ड टू बी यूजफुल फॉर पार्लियामेंट्री वर्क। ठीक है, डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ रोल ऑफ एस्टिमेट कमिटीज। अब एक्चुअली ना पार्लियामेंट कमिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज पर भी क्वेश्चन आ चुका है, एस्टिमेट कमिटी पर भी क्वेश्चन आ चुका है। इसलिए हमें कमिटी से रिलेटेड एक दो डायग्राम याद रखने एंड तैयार रखने सो दैट कि कोई भी क्वेश्चन है हम वो सम में शो कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो पार्लियामेंट कमिटीज दो टाइप की होंगी, स्टैंडिंग कमिटी एंड एड हॉक कमिटी। अब इसमें आप अब स्टैंडिंग कमिटी में फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमिटी होगी एंड डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी होगी। अब फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमिटी में अगर आपको फर्दर और पूछा जा रहा है मान लीजिए, तो आप इसमें बता सकते हो पब्लिक अकाउंट कमिटी हो गई, एस्टिमेट्स कमिटी हो गई, या फिर पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी हो गई, पीयूसी। ठीक है, ये हमारी फाइनेंशियल कमिटीज हो जाएंगी। एंड डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टेट कमिटी के अंदर कौन कौन सा आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कमिटी ऑन एग्रीकल्चर लेट से, या फिर डिफेंस, या फिर एनर्जी। तो जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी होगी वो यहाँ पर हम शो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ज्वाइंट कमिटी एंड सिलेक्ट कमिटी। तो ये पर्टिकुलरली एडॉक कमिटी होती है। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर मुझे कमिटीज को शो करना है तो मैं इन सेक्शन में शो कर सकता हूँ। ठीक है, उसका हमारा फोर्थ डायग्राम है, इसमें बेसिकली परसेंटेज ऑफ बिल्स जो एक्चुअली में पार्लियामेंट्री कमिटीज को रेफर किए गए हैं। ठीक है, तो वो आप देख रहे होंगे हमारे पास हर लोकसभा में वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। तो परसेंटेज ऑफ बिल्स इंट्रोड्यूस
टू पार्लियामेंट कमिटीज कितना है वो रिड्यूस होता जा रहा है। तो इससे क्या होता है, बेसिकली इससे इंपैक्ट ये आता है कि जो पार्लियामेंट कमिटीज बहुत ज्यादा एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे, ठीक है, उनके पास ये बिल नहीं जाता है, रादर जो एक जर्नलिस्ट अप्रोच होगी वो कोई पर्टिकुलर बिल्स में लग जाती है, ठीक है। तो अगर कोई पर्टिकुलर बिल्स को मान लो सब्जेक्ट एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, तो वो भी यहाँ से फुलफिल नहीं हो पाती, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप पार्लियामेंट कमिटीज को बिल पास करो। बट ये चीज पूरी टाइम कंज्यूमिंग होती है एंड इसलिए पार्लियामेंट्री कमिटीज को क्या कर दिया जाता है, बाईपास कर दिया जाता है एंड वही हम यहाँ पर शो कर पा रहे हैं, दिखा पाएंगे, ठीक है। तो इनकेस अगर आपसे पार्लियामेंट कमिटीज का रोल घटता हुआ दिखाना हो या फिर इफेक्टिवनेस दिखानी हो या फिर ये दिखाना हो कि किस तरीके से पार्लियामेंट बेसिकली पार्लियामेंट कमिटीज को क्या कर रही है, बाईपास कर रही है, तो वो आप इस पर्टिकुलर छोटे से डायग्राम से शो कर सकते हैं, ठीक है। उसका हमारा फिफ्थ डायग्राम है बेसिकली टाइप ऑफ मोशंस इन पार्लियामेंट, ठीक है। तो इनकेस अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने टाइप के मोशंस होते हैं या फिर कुछ, तो आप इसमें डायरेक्टली ये सारे जितने भी मोशंस है ना छोटे छोटे, आप वो दिखा सकते हो, जैसे सेंसर मोशन हो गया, कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, एडजॉर्नमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, प्रिविलेज मोशन, कट मोशन, ये सब आप सिंपल इस फ्लो चार्ट से शो कर सकते हैं, ठीक। उसका हमारा नेक्स्ट है बेसिकली स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं, इवन 2023 में भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था रोल ऑफ स्पीकर पर। तो एक सिंपल डायग्राम के थ्रू बहुत सारे रोल्स को यहाँ पर शो कर सकता हूँ, जैसे कि स्पीकर का रोल क्या होता है कि जो जॉइंट सेटिंग होती है उस पर प्रिसाइड करते हैं, इंश्योर करते हैं कि डेकोरम एंड डिसिप्लिन हाउस में मेंटेन रहे, मनी बिल है या नहीं वो बेसिकली सर्टिफिकेट स्पीकर देते हैं, डिसाइड एंटी डिफेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा वो भी यही डिसाइड करते हैं, कैन सस्पेंड अ मेंबर एंड हेड्स ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमिटी दैट इज बैक, ठीक है। तो ये हमने सिंपल उनके 4 से 5 हमने जो रोल्स हैं उनको सिंपल इस बेसिकली हब एंड स्पोक डायग्राम से शो कर दिया। उसका हमारा नेक्स्ट है डायग्राम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये भी आप बहुत सारे टेस्ट सीरीज देंगे देन यू विल रियलाइज कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इसके लिए मैंने 2-3 डायग्राम यहाँ पर ऐड कर दिया जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सबसे पहला डायग्राम जो है वो है बेसिकली नेक्सस ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें क्या होता है, ये पॉलिटिशियन है, ये बिजनेस है एंड ये क्रिमिनल्स है। अब ब्लैक मनी बेसिकली बिजनेसमैन पॉलिटिशियन को देते हैं, ठीक है। पॉलिटिशियंस बेसिकली क्रिमिनल्स पे क्या दिखाते हैं, इम्प्यूनिटी बिहेवियर, एंड क्रिमिनल्स बेसिकली बिजनेस को क्या देते हैं, ब्लैक मनी। तो यहां पर क्या एक तरीके से नेक्सस डेवलप हो गया, ठीक है। यही आप सेम डायग्राम यहां पर भी शो कर सकते हैं। बेसिकली ये पॉलिटिशियंस है एंड ये क्रिमिनल है, तो पॉलिटिशियन क्या करेंगे, प्रोवाइड पैट्रोनेज एंड सपोर्ट टू क्रिमिनल, एंड यहां पर क्या हो रहा है, क्रिमिनल पॉलिटिशियन को क्या प्रोवाइड करेंगे, मनी एंड मसल पावर टू पॉलिटिशियन। और आप ये भी शो कर सकते हो क्रिमिनल्स देमसेल्फ आर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, ठीक है। उसका देखो ग्राफ काफी फेमस है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कितना इंक्रीज हो रहा है, तो आप इस तरीके से शो कर सकते हैं, जैसे कि 15th लोकसभा है, ठीक है, उसका 16th लोकसभा है एंड उसका 17th लोकसभा है, ठीक है। तो इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 27% था, फिर 30 हुआ एंड अभी 17th लोकसभा में इट इज अराउंड 42%। तो ये क्या बेसिकली एमपी विद क्रिमिनल बैकग्राउंड, ठीक है। तो वो 27% एमपी थे 15th लोकसभा में एंड अभी 17th लोकसभा में दे आर अराउंड 42%, ठीक है। तो हम वो इस पर्टिकुलर ग्राफ से भी शो कर सकते हैं। उसके बाद पॉलिटिशियंस एंड न्यूज चैनल के बीच में अगर आपको कार्टेल दिखाना है तो वो आप इस पर्टिकुलर डायग्राम से शो कर सकते हैं। ये पॉलिटिशियंस है, ये न्यूज चैनल है। पॉलिटिशियंस इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं न्यूज चैनल को एंड फंड प्रोवाइड करते हैं। न्यूज चैनल क्या करते हैं, पब्लिसिटी इंश्योर करवाते हैं उनकी एंड इमेज की वाइट वॉशिंग करते हैं, ठीक है। ये एक विशेष साइकिल है बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड दी न्यूज चैनल। उसका हमारा नेक्स्ट डायग्राम है कोलिनेशन गवर्नमेंट। अभी कोलिनेशन गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट भी है, अगर कोलिनेशन गवर्नमेंट पे क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये पूरा का पूरा बेसिकली टाइमलाइन एक बना दीजिए, तो बहुत ज्यादा इससे आपको एग्जामिनर को ये बता पाएंगे कि आपको एक पूरा इंडियन पॉलिटी की होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर बस सिंपल लिखना है 1977 में फर्स्ट कोलिनेशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई जनता गवर्नमेंट की, ठीक है, एट यूनियन लेवल। उसका 1989 में आप बता सकते हो स्टार्ट ऑफ द एरा ऑफ कोलिएशन पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है। 1999 से 2004 में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए बिकम द फर्स्ट कोलिएशन गवर्नमेंट एंड अभी 2024 में फिर से री इमरजेंस ऑफ कोलिएशन पॉलिटिक्स एट द सेंटर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी न्यूज में भी था, इसलिए अपन ने को उसमें सिंपल सी टाइमलाइन के थ्रू शो कर देंगे। उसके बाद पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में 3 डायग्राम्स अपन कवर करेंगे। सबसे पहले तो एंटाइटलमेंट। एंटाइटलमेंट का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जिसको भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिल रहा है वो एक्चुअली मिल किसको रहा है। तो सबसे पहले तो दे हैव बीन क्लेम्ड ओनली इफ द मेंबर इज हाउस मेंबर, हाउस का मेंबर होना जरूरी है। दे डू नॉट रीच आउट ऑफ द प्रेसिडेंट। थर्डली ये किसको मिलता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी मिलता है, तो मेंबर्स होगा एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इनको मिलता है एंड एक्सटेंड टू पार्टिसिपेंट्स इन हाउस प्रोसीडिंग्स और कमिटीज, ठीक है। तो इनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिलता है। तो ये तो हो गया एंटाइटलमेंट, अगर आपको दिखाना है तो आप ये दिखा सकते हैं। सेकेंडली इसका अगर सोर्स पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो आप वो सोर्स यहां से शो कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो गए, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन हो गया, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हो गया, लॉ मेड बाय पार्लियामेंट्स एंड रूल्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये क्या है, सोर्सेज ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पर भी शॉर्ट एनालिसिस का अगर करने बोल दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 में ये क्वेश्चन आ चुका है पार्लियामेंट प्रिविलेजेस से ही रिलेटेड। तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है एंड थ्रेट क्या है। स्ट्रेंथ अगर बोल दिया जाता है तो इंश्योर फ्री डिबेट्स होता है, प्रोटेक्ट लेजिस्लेचर जो भी है उनके लिए, ठीक है, जो भी बेसिकली लॉ बना रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करता है एंड एग्जीक्यूटिव पे चेक बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद वीकनेस की अगर मैं बात करूं तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कोडिफाइड नहीं है, ठीक है, एंड स्कोप इनका काफी वेग है, क्योंकि ये चीज कोडिफाइड नहीं है
तो कोई रैंडमनेस बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है। और उसके बाद लिमिटेड कोर्ट रिव्यू, ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पर कोर्ट रिव्यू को लिमिट कर देता है बेसिकली। अगर मैं अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो कोडिफाई आप कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आप अपॉर्चुनिटीज या फिर वेब फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। क्लेरिफाई वाया कोड, ठीक है, एंड पब्लिक की अवेयरनेस को लाना बहुत जरूरी है यहाँ पर। एंड थ्रेड्स की बात करूं तो मिसयूज होता है, हमें ये पता ही है, ठीक है, टू सप्रेस द प्रेस। उसके बाद शील्ड द मिसकंडक्ट ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड क्लैश विद द जुडिशरी। क्यों? क्योंकि जुडिशरी को बेसिकली यहाँ पर रोका जाता है अगर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ब्रीच हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डायग्राम है पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी को लेकर, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको ये ग्राफ बता दिया कि किस तरीके से नंबर ऑफ बिल्स रेफर टू द पार्लियामेंट की जो कमिटीज है वो कैसे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो आप वो बनाइए। प्लस अगर आपसे पार्लियामेंट कमिटी पर क्वेश्चन आ जाता है तो रीजन फॉर डिक्लाइनिंग पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी आप वो भी यहां से शो कर सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज नॉट एडहेरिंग टू दी पार्लियामेंट्री नॉर्म्स, ठीक है। आपको देखा होगा आए दिन बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन होता है पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में। जो हाउस के नॉर्म्स है एंड वैल्यूज है उनको पॉलिटिकल पार्टीज क्या नहीं कर रही है, एडहेयर नहीं कर रही है, ठीक है। उसके बाद डिससेटिस्फेक्शन इन एमपीज, सेटिंग आवर्स आर नॉट, ठीक है। अगर हम सेटिंग बनाएंगे तो सेटिंग भी बहुत ज्यादा डिक्रीज होती जा रही है। अगर आप आवर्स देखेंगे ना पार्लियामेंट्री सेटिंग्स की, इस पर भी ग्राफिक एग्जिस्ट करता है जो बताता है कि बहुत ज्यादा सेटिंग कम होती जा रही है सब्सिक्वेंट लोकसभा में, ठीक है। उसके बाद अगर डिसरप्टिंग एमपीज है तो उनके ऊपर एक प्रॉम्प्ट का एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन एंड अनरिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। तो ये क्या हो गया बेसिकली पार्लियामेंट प्रोडक्टिविटी के रीजन क्या है डिक्लाइन होने। उसके बाद हमारा लास्ट डायग्राम है इस पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड इलेक्टोरल बॉन्ड पे। तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि लास्ट ईयर ही बहुत लैंडमार्क जजमेंट आया है। तो इसमें अगर आपको ये दिखाना है कि एक्चुअली में बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड फंक्शन कैसे करता है तो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। ये है बैंक, ये है पर्सन। पर्सन सबसे पहले बैंक के पास जाएगा, बैंक को पैसे देगा और यहाँ पर मनी आप दिखा सकते हैं, ये मनी दिया और बैंक ने इसको क्या दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड दिए। ये पर्सन पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाएगा एंड उनको इलेक्टोरल बॉन्ड देगा, ठीक है। ये पॉलिटिकल पार्टी बैंक के पास जाएगी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एंड वो बैंक आपको पैसे दे देगा रिम्बर्समेंट फॉर मनी, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंपल डायग्राम से इंस्टेड ऑफ पूरी प्रोसेस को लिखें, आप यहाँ पर सिंपल डायग्राम से इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे फंक्शन करता है आप ये दिखा सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट थीम पर आ जाते हैं, दैट इज फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। अब हम इसमें जितने भी रिलीवेंट डायग्राम्स है उनको कवर करते हैं। तो बेसिकली फंडामेंटल राइट हो गया या फिर डीपीएसपी हो गया, इसको याद कैसे करना है इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए ट्रिक्स की वीडियो बनाई रखी है, तो आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम ये देखेंगे कि कौन कौन से डायग्राम्स हैं जो आप फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के मेंस के आंसर लिखते थे यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला डायग्राम है वो है फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 14 से 32। अगर आपको ओवरऑल लेवल पर दिखाना है कि फंडामेंटल राइट्स हैं क्या बेसिकली, अगर फंडामेंटल राइट तो यहाँ पर राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट टू रिलीजन हो गई, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हो गया, एजुकेशन राइट्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू इक्वलिटी, बेसिकली आर्टिकल 14 से 18, ठीक है। तो जितने भी हमारे बेसिकली राइट्स हैं यहाँ पर हमने इसको हब एंड स्पोक डायग्राम से शो कर दिया, ठीक है। इसके बाद फंडामेंटल राइट पे बेसिकली एक एक राइट पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे ये क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कांसेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डज इट कवर हेट स्पीच आल्सो, व्हाई डू फिल्म्स इन इंडिया स्टैंड ऑन स्लाइटली डिफरेंट प्लेन फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। ये डिस्कस करने बोला है 2014 का क्वेश्चन। तो ये पर्टिकुलर जो डायग्राम है यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, तो इसमें क्या है आप हब एंड स्पोक के थ्रू ये शो कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो 6 फ्रीडम, ठीक है, आर्टिकल 19 से निकल के आते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। तो इस तरीके से आपने जितने भी सारे फ्रीडम्स है वो दिखा सकते हैं। उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आप ओरिजिन दिखा रहे हैं कि ये निकल कहां से रहा है, बेसिकली आर्टिकल 19 से शो हो रहा है। तो साइड में बस एक छोटा सा डायग्राम बना दिया सो दैट कि एग्जामिनर को ये समझ में आ जाए कि आपको इसका ओरिजिन पता है, ठीक है। अगर आप ओरिजिन की बेस से इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डायग्राम है रिट्स को लेकर, ठीक है। तो रिट्स अंडर आर्टिकल 32, ये सिंपल सा हब एंड स्पोक डायग्राम ही बनाएंगे इसमें, क्यो वारंटो, हबीस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन एंड सॉर्सरी। तो ये हमने क्या, आर्टिकल 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए, आर्टिकल 226 जो कि हाई कोर्ट के लिए, ठीक है। तो उनके रिट्स की पावर जो है वो हमने यहाँ से सिंपल हब एंड स्पोक डायग्राम से शो कर दी, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 में डिफरेंस क्या है, तो आप वो सिंपल इस पर्टिकुलर चार्ट के थ्रू बता सकते हैं। जैसे कि राइट अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक फंडामेंटल राइट है, वेयर एज आर्टिकल 226 एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, आप इसको फंडामेंटल राइट नहीं बोल सकते। नेक्स्ट है बेसिकली फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी में अगर कंफ्लिक्ट हो जाए तो आप क्या करें, तो इसमें जितने भी केसेस है ना वो केसेस मैंने अपनी लास्ट वीडियो में लैंडमार्क जजमेंट के केसेस में उसमें शो किया हुआ है, ठीक है। फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी पूरा प्रॉपर्ली आपको फ्लो चार्ट बनवाया है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डायग्राम है बेसिकली डीपीएसपी का कैटेगराइजेशन चार्ट, ठीक है। तो इसमें आप जितने भी डीपीएसपी है, अगर मान लीजिए डीपीएसपी में कोई भी टाइप का क्वेश्चन आता है, हर साल एक दो क्वेश्चन तो आने ही है आपसे, इस पर्टिकुलर थीम से एक या दो क्वेश्चन तो आने ही तय है, ठीक है, आइदर फंडामेंटल राइट से, आइदर डीपीएसपी से और आइदर फंडामेंटल ड्यूटी से। तो अपन को क्या करना है, मान लीजिए अगर डीपीएसपी से कुछ रिलेटेड आ गया, अगर डायरेक्टली नहीं पूछा, अगर डायरेक्टली पूछा जैसे कि आर्टिकल 44 का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था यूसीसी, वो बात अलग है। बट अगर ओवरऑल डीपीएसपी पे क्वेश्चन आ जाता है तो आप एक साइड में एक छोटा सा, ये आपकी आंसर शीट है, यहाँ पर छोटा सा एक डायग्राम ये बना सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी एग्जैक्टली है क्या। तो यहाँ पर हमने सोशलिस्ट प्रिंसिपल शो कर दिए, कार्नियन कर दिए एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल शो कर दिए। आप एग्जांपल भी दे सकते
कि सोशलिस्ट में आर्टिकल 38 आता है, 39 आता है, ठीक है। आर्टिकल 40 में जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत हो गया, तो आप ये शो कर सकते हैं। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में जैसे कि आर्टिकल 44 यूसीसी से रिलेटेड था, तो वो यहाँ पर आप शो कर सकते हैं, ठीक है। उसका हमारा नेक्स्ट डायग्राम है बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी पे अगर ओवरऑल क्वेश्चन आता है और अगर आपसे इसमें इवोल्यूशन की बात की जाती है, तो इवोल्यूशन आप कैसे दिखा सकते हैं? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पे 1976 जो हुआ था, उसमें ये पर्टिकुलर 4 आर्टिकल्स को ऐड किया। फिर 1978 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 30 दैट इज मिनिमाइज द इनइक्वालिटी, वो ऐड किया। उसके बाद 2002 में बेसिकली जो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर अंटिल 6 इयर्स, आप ये शो कर सकते हैं। एंड लास्टली 2011 में जो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जो कि आर्टिकल 43 भी में ऐड हुआ है, स्टेट टू प्रमोट दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। अब ये क्या दिखा रहे हैं, किस तरीके से डीपीएसपी हमारे इवॉल्व हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। उसका नेक्स्ट है हमारा बेसिकली राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 में अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, तो आप वो सिंपली यहां से शो कर सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं आप वो यहां से शो कर दीजिए, जैसे कि बोरोड फ्रॉम ब्रिटिश यूएस होता है। तो ये सिंपल आप एक बार पढ़ेंगे, सिंपली आपको समझ में आ जाएगा। बस मेक श्योर कि आप ये डायग्राम को समझ लें, सो दैट कि आपको एज इट इज वर्ड्स भी याद नहीं होते, बट आपका पीबीएल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बीच में डिफरेंस क्या है वो क्लियर हो जाए। नाउ हमारा नेक्स्ट थीम है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो इसमें जैसे कि यूपीएससी हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, वो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है वो हो गए, एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हो गए। उनमें जितने भी रिलीवेंट डायग्राम्स हैं हम उनको कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे देखेंगे, हर साल ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आता है, तो मैंने ये सारे क्वेश्चन लिखे हैं, इनमें हम जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कवर कर सकते हैं, इसलिए मैंने एक बार में क्वेश्चन लिख दिया, उन सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को देखते हैं करके, ठीक है। तो सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फंक्शन याद होने चाहिए, ठीक है। अब फंक्शन आपको सीधा सीधा इसमें आपको याद हो जाएंगे, फ्री एंड फेयर कंडक्ट इलेक्शन कराना, ठीक है, सेटल डाउन अगर कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट होती है तो, declare the election result, devise the code of conduct, then delimitation of constituencies, preparation of voters list, notify the schedule of election and scrutiny of nomination papers, ठीक है। जितने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फंक्शंस हैं वो हम इस हब एंड स्पोक डायग्राम के थ्रू शो कर देंगे, ठीक है। उसका हमारा नेक्स्ट डायग्राम है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर। अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर अगर क्वेश्चन आता है, ठीक, तो आप ट्राई कीजिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को आप दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, ठीक है, प्री 2010 एंड पोस्ट 2010। प्री 2010 के टाइम पे जो हुआ उसमें बेसिकली एज को 18 पर कर दिया, ठीक है, तो लोअरिंग एज टू 18। फिर ईवीएम का इंट्रोडक्शन किया, उसके बाद इलेक्टोरल वोटर आइडेंटिटी को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद प्रोविजन ऑफ एडजॉर्नमेंट ऑफ पोल्स इन केस ऑफ बूथ कैप्चरिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली प्री 2010 के। पोस्ट 2010 काफी लैंडमार्क रिफॉर्म्स लिए गए, जैसे कि नोटा का इंट्रोडक्शन हुआ, वीवीपैट का इंट्रोडक्शन हुआ, इंडिविजुअल स्पेंडिंग पे सीलिंग को लगा दिया गया, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो ये क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिफॉर्म्स के लिए स्टेप्स हैं, ठीक है। तो आप ये शो कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डायग्राम है बेसिकली डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया पे, काफी इंपॉर्टेंट थीम है, ये भी हमें कवर करना है। तो डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया का अगर इवोल्यूशन पर क्वेश्चन आ जाता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से वो इवॉल्व हुई, आप यहाँ से शो कर सकते हैं कि पहला डिलिमिटेशन कमीशन कब फॉर्म हुआ, 1952 में, फिर 1963 में, फिर 1973 में, एंड फिर 2002 में। अब आपको याद होगा प्रीलिम्स 2023 या 2024 में ऑलरेडी डिलिमिटेशन कमीशन कितनी बार कॉन्स्टिट्यूट हुआ है ये पूछा जा चुका है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं आपसे कि प्रीलिम्स एंड मेंस की तैयारी साथ में कीजिए। जो फैक्ट्स आप यहां से मेंस के लिए कवर करेंगे ना, आप जो मेंस में फैक्ट्स लिखेंगे वो प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछे गए, ठीक है। इसलिए बहुत जरूरी है। अब जैसे आपको ये डायग्राम अगर याद है तो आप डायरेक्टली वो प्रीलिम्स का आंसर भी कर पाएंगे। उसके बाद अभी काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है वन नेशन एंड वन इलेक्शन वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो मैंने उसमें जितने भी यहाँ पर फीचर्स हैं एंड कैरेक्टरिस्टिक्स वो मैंने यहाँ पर शो कर दी कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी आएगी, ठीक है, गवर्नेंस में एफिशिएंसी आएगी, उसके बाद इलेक्शन साथ में होगा, यूनिफॉर्म एक इलेक्शन साइकिल जो होती है वो यूनिफॉर्म हो जाएगी, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है ये, ठीक है, वेस्टेड इंटरेस्ट जो होते हैं वो काफी ज्यादा कम हो जाएंगे, सिक्योरिटी इनहेंस होगी, ठीक है, बूथ कैप्चरिंग वगैरह होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, एंड कैंपेन फैटिक जो आता है बार बार वो कम हो जाएगा, ठीक है। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो आप ट्राई कीजिए कि इसके जितने भी फीचर्स हैं उसको सिंपल आप हब एंड स्पोक डायग्राम से बना दीजिए, रादर देन आप पॉइंट में लिखो ऐसे 1 2 3 4 5। ट्राई कीजिए कि आप इसको सिंपल एक डायग्राम के थ्रू ऐसे एक बॉक्स में साइड में अपनी कॉपी में बना दीजिए, बहुत हेल्प करेगा ये, ठीक है। एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन के बारे में बताता है हमारे लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन ये पूरा बताता है हमारे लिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की प्रोसेस क्या होनी चाहिए वो भी हम पर्टिकुलर एक्ट से पता चलता है, ठीक है। उसके बाद बाय इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन डिस्प्यूट अगर कुछ हो जाती है या फिर इलेक्शन में कोई ऑफेंसेस हो जाता है उन सबको एड्रेस कैसे करता है ये भी हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के थ्रू पता चलता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट थीम हमारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। इलेक्शन पे मैं आपको इतने ज्यादा डायग्राम इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया कि हर साल ऑलमोस्ट इलेक्शन से क्वेश्चन आता है। लास्ट ईयर हमारे यहाँ इलेक्शन हुए, पोलिएशन का मैंने आपको डायग्राम करवा दिया ऑलरेडी हमारी पहली थीम में। बाकी जितने भी इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है उनके डायग्राम आपको यहाँ से मैंने करवा दिए, सो दैट कि आप सारे क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड वे में विजुअल
टूल्स की हेल्प से आप रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है। अब जैसे इवोल्यूशन ऑफ एमसीसी पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किस तरीके से इवॉल्व हुई। तो 1960 में बेसिकली केरला असेंबली इलेक्शन हुआ, तब ये सबसे पहली बार यूज हुई। फिर लोकसभा जनरल इलेक्शन हुआ 1962 में, तब यूज हुई। फिर पार्लियामेंट्रियन असेंबली इलेक्शन 1967 में यूज हुई, एंड देन इलेक्शन कमीशन री इशूड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट विद 7 पार्ट्स 1991 में, और उसके बाद ये नॉर्मली यूज होने लगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्या इवोल्यूशन है हमने वो शो कर दिया। उसके बाद हमारा बेसिकली रोल ऑफ पार्टीज इन डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। अगर पार्टीज के रोल पर क्वेश्चन आ जाता है, पार्टीज का क्या रोल है बेसिकली सोसाइटी को डेवलप कराने में या फिर डेमोक्रेटाइज कराने में, तो आप बता सकते हो सोसाइटी अगर एक पावरफुल पार्टीज एग्जिस्ट करती है तो ये क्या करती है, बेसिकली हमारी रूलिंग पार्टी होती है, उनको बेसिकली डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम होती है। उसके बाद जो हमारे सिटीजन होंगे उनकी वॉइस को एम्पावर करेगी, ठीक है। हेल्प इन ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफ पीपल, ठीक है। उसके बाद वॉइसेस ऑफ पीपल हैव बीन हर्ड, प्रोवाइड चॉइसेस टू पीपल फॉर इलेक्शन एंड फाइट अगेंस्ट दी सोशल इवल। तो इस तरीके से जितनी भी पार्टीज हैं उनका बहुत बड़ा रोल एग्जिस्ट करता है बेसिकली डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ दी सोसाइटी में, ठीक है। तो पार्टीज का अगर रोल पे बात आ जाती है तो आप इसकी हेल्प से बता सकते हैं। तो यहाँ हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हमने वो कवर कर लिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, ठीक है। तो इसमें हम एक तो फंक्शंस देखेंगे एंड लिमिटेशंस देखेंगे। अब फंक्शंस में जैसे आपको पता होगा कि कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंट ऑफ वेरियस सर्विसेज फॉर द यूनियन, ठीक है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स ऑन प्रमोशन, डेप्यूटेशन एंड एब्सॉर्प्शन। जितने भी ये लक्ष्मीकांत हैं बस उन्हीं को हम डायग्राम के थ्रू यहाँ पर शो कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको एम्पावर भी कर रहा हूँ कि बेसिकली कैसे डायग्राम्स को बनाना है, ठीक है। लक्ष्मीकांत की ही नॉलेज है, उसको बस मैंने यहाँ पर डायग्राम के थ्रू दिखा दिया, ठीक है। जितने भी उनके फंक्शन है हमने उनको हब एंड स्पोक डायग्राम से बता दिया। एंड अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूं तो यूपीएससी एडवाइसेस नॉन बाइंडिंग ऑन दी गवर्नमेंट बट इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज कांट रिजेक्ट इट, यूजुअली ऐसा होता है, बट वो एडवाइसेस क्या है, नॉन बाइंडिंग इन नेचर है। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशंस हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं लिमिटेशन की बात करूं तो इरेगुलरिटीज इन कंसल्टेशन डोंट इनवैलिडेट द गवर्नमेंट डिसीजन, ठीक है। एंड यूपीएससी इजंट कंसल्टेड ऑन रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बॉडी है कैग। अब कैग का आपको पता होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफी बार क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। कैग हैज अ वेरी वाइटल रोल टू प्ले, एक्सप्लेन हाउ दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द मेथड एंड टर्म्स ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एज वेल एज द रेंज ऑफ पावर्स ही कैन एक्सरसाइज। 2018 में पूछा, और भी क्वेश्चंस थे कैग को लेकर। तो एक तो कैग की रिपोर्ट जितनी भी आप वो यहाँ से शो कर सकते हैं, जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट हो गई अप्रोप्रिएशन पर, ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस, ठीक है। तो ये कैग की क्या हो गई, रिपोर्ट्स हो गई, हम उनको सिंपली इस ट्रायंगल से शो कर सकते हैं। एंड अगर कैग के ऑफिस के इश्यूज पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो ये आप कैग ऑफिस लिखिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि कैग का बेसिकली एक पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट करने का क्राइटेरिया वेल डिफाइंड नहीं है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि क्राइटेरिया नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। दूसरा क्या है कि सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर जो होता है, ठीक है, उनको कैग के परव्यू से बेसिकली आउटसाइड रखा जाता है, ठीक है। तो आप ये शो कर सकते हैं यहाँ पर। एंड कैग का काम क्या है बेसिकली, पीईए, पोस्ट एक्सपेंडिचर ऑडिट, मतलब कि खर्चा हो जाए उसके बाद आप ऑडिट कर रहे हो कि भैया ये ठीक से हुआ है नहीं हुआ। तो ये कोई पॉइंट नहीं होता, आपको प्रूडेंट वे में काम करना होगा, खर्चा सही है भी या नहीं, आप गवर्नमेंट को इस चीज के लिए भी गाइड करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है बेसिकली कि कैग का काम मोर ऑफ अ ऑडिटर का काम है रादर देन कंट्रोलर का काम है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट डायग्राम है फाइनेंस कमीशन को लेकर, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन के अराउंड 4-5 क्वेश्चन आए हैं इसमें। अगर आपसे हो पाए तो आप ये फंक्शन जितने भी है ना वो फाइनेंस कमीशन के आप सिंपली इस डायग्राम से दिखा दीजिए, ठीक है। कि फिस्कल मैटर्स को गाइडलाइन देना है, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो गया, ठीक है, एलोकेशन अमंग दी स्टेट, ठीक है, फिस्कल परफॉर्मेंस को व्यू करना हो गया, ग्रांट एंड एड रिकमेंडेशन देता है, ठीक है। तो ये फिस्कल कमीशन के जितने भी काम है हमने वो अपने आंसर शीट में सिंपली यहाँ पर कोने में बना के दे दिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एग्जामिनर को ये पता चल गया कि आपके फाइनेंस कमीशन के जितने भी काम है आपने वो पता है, ठीक है। उसके बाद जो भी चैलेंजेस है वो आपको जो याद है आप वो लिख दीजिए, जो भी यहाँ पर बेनिफिट्स है आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन हमारा नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस। अब नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस में सिंपली आपको क्या करना है, अगर ये रोल पूछता है, डिस्कस द रोल ऑफ एनसीबीसी इन द वेक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम स्टैट्यूटरी बॉडी टू द कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, 2022 में पूछा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, साइड में आप ये दिखा दीजिए कि किस तरीके से हमारी एनसीबीसी इवॉल्व हुई, ठीक है। सबसे पहले स्टैट्यूटरी बॉडी थी 1993 में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 102 के साथ 2018 में इसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस बोल के साइड में हमने ये दिखा दिया। साइड में हम क्या करेंगे कि इवोल्यूशन एक्सपांशन के बेसिस पर काम क्या बढ़ गया, ठीक है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ कम्युनिटीज का यहाँ पर काम बढ़ गया, एडवाइजिंग दी गवर्नमेंट हो गया, जितने भी ग्रीवांसेस थे उनको रेड्रेसल का काम हो गया, एंड पीरियोडिक रिपोर्ट्स देना शुरू कर दिया, ठीक है, एंड इन्वेस्टिगेटिंग एंड मॉनिटरिंग। बोल बच्चन बातें हैं बट ये आप लिख देंगे। तो इससे क्या शो हो रहा है कि इनका एक्सपांशन जैसे जैसे होता गया तो किस तरीके से एनसीबीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती गई, ठीक है। उसके बाद नेशनल कमीशन ऑन वुमेन पर क्वेश्चन आ जाता है। आप ये डायग्राम हमेशा कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। इनका बेसिकली काम यहाँ पर हम शो कर रहे हैं कि दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है, हैज द पावर ऑफ कोर्ट, देन कैन टेक द सुमोटो कॉग्निजेंस एंड नॉट बाउंड बाय द सीआरपीसी इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। अगर इनको लगता है तो ये सुमोटो कॉग्निजेंस मतलब खुद से जा सकती है और वहां पर स्क्रूटिनी बिठा सकती है, ठीक है। देन हमने पर देखा कि बैकवर्ड क्लासेस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इनके इवोल्यूशन पे।
तो हम शेड्यूल कास्ट के इवोल्यूशन को यहाँ से कवर कर लेंगे, ठीक है। 1950 में बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट अंडर आर्टिकल 338, 1978 में इंट्रोडक्शन फॉर मल्टी मेंबर कमीशन, 1990 में ग्रांटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड 2003 में सेपरेशन फ्रॉम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। तो यहाँ पर NCST एंड NCSC ये दो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का सेपरेशन हो गया, ठीक है। तो ये हमने क्या शुरू कर दिया, बेसिकली समय के साथ किस तरीके से ये पर्टिकुलर कमीशन इवॉल्व हुआ है। देन नीति आयोग वर्सेस प्लानिंग कमीशन पर अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो की इनिशिएटिव्स क्या है ये हम याद भी कर प्रीलिम्स के लिए, तो वो यहाँ पर मैंने लिख दिए, ठीक है। एक दो भी आपको याद रह जाते हैं, जैसे कि अटल इनोवेशन मिशन हो गया, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट हो गया, तो ये आप एग्जाम में लिख के आएंगे तो बस एक साइड में बस ऐसे शो करना है, थोड़ा सा एक छोटा सा बॉक्स बना के बस शो कर सकते हैं कि की इनिशिएटिव्स नीति आयोग। फिर 7 पिलर्स ऑफ नीति आयोग क्या क्या है, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी हो गया, इंक्लूजन ऑफ ऑल हो गया, एम्पावरिंग, इक्वलिटी, पार्टिसिपेशन, प्रो एक्टिविटी एंड प्रो पीपल, ठीक है। तो ये क्या है 7 पिलर्स ऑफ नीति आयोग। ये भी हमारे आंसर को ना, अगर नीति आयोग पर आंसर आता है तो आप एनरिच करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन के बीच में जो डिफरेंस है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे 1 पेजर प्रोवाइड करूंगा, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। अभी हमारा फोकस होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस भी नीति आयोग पे ज्यादा है, ठीक है। तो नीति आयोग के क्या क्या 7 पिलर्स हैं, किन पर वो काम करना चाहता है, वो की इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए हुए हैं, वो ये हमें पता होना चाहिए। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव्स पूछ लिए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फोस्टर करने के लिए ये चीज बॉर्न हुई है, ठीक है। एंड जितनी भी पॉलिसी डिजाइन है उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए, ठीक है। बट NHRC पर ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम बस इसके इश्यूज को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। आप इसको एक सिंपली इश्यूज लिखिए एंड ऐसे 4 इश्यूज को बना सकते हैं। सबसे पहला इशू क्या है कि इनका जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं है, नॉन बाइंडिंग इन नेचर, ठीक है, रिकमेंडेटरी है। सेकंड क्या है कि इनका खुद का बेसिकली इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, तो इट डज नॉट हैव इट्स ओन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। फिर टाइम लिमिट की बात करूं तो बड़ा एक इशू एग्जिस्ट करता है कि वो जो मैटर है, जो भी इंसिडेंट है, इट मस्ट बी रेज मैटर विद इन 1 ईयर ऑफ द इंसिडेंट, ठीक है, एक ये इशू है। एंड जुरिसडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो नो अथॉरिटी ओवर आर्म्ड फोर्सेस इश्यूज एग्जिस्ट इन NHRC के मैकेनिज्म में, ठीक है। आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो ऑलरेडी पूछा हुआ है 2014 में, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन इन्हीं सिमिलर लाइंस पर, तो ये अच्छे से करके जाएं आप। नाउ वीडियो की लेंथ काफी बड़ी नहीं हो, इसलिए मैं पूरी वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 1 से लेकर 4 तक की जितनी थीम थी हमने वो यहाँ पर देख ली। 5 से लेकर 8 तक की जितनी भी थीम है हम उनको, जैसे कि जुडिशरी हो गया, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हो गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाला जो एक थीम हो गया वो, एंड सेंटर स्टेट रिलेशन वगैरह है, इंटर स्टेट रिलेशन वो, तो इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। सो दैट हमारे जितने भी 8 थीम्स हैं उनमें जितने भी इंपॉर्टेंट मेंस के टॉपिक हैं उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को हम यूज कर सकते हैं वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प से हम देख रहे हैं, सो दैट हमें ये भी पता हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा कैसा गया है एंड हमें कैसे अपने आंसर्स को फ्रेम करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। सेकंड पार्ट को मैं कल ही अपलोड कर दूंगा, सो दैट जो भी मेंस दे रहे हैं अभी उनका पॉलिटी सब्जेक्ट में डायग्राम्स अच्छे से हो जाए। जजमेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी कवर करवा दिया, डायग्राम्स में अभी कवर करवा रहा हूँ। इसके जो भी मेंस के लिए आपको रिक्वायर्ड होगा इन आवर सब्सिक्वेंट वीडियोस मैं आपको सब कुछ कवर कराऊंगा, ठीक है। आई होप ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी आपके मेंस में कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे डायग्राम बनाना है, कैसे आंसर लिखना है, उसके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।